अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज निया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU A 430 का लेसन 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। ICT एंड कीपिंग हेल्थी। टॉपिक 20 आपके पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम अगर बात करते हैं तो ये जो एरा है ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एरा है। इस एरा के अंदर हेल्दी होना बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थीम के तौर पे सामने आ रहा है। लाइक हम इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हेल्थ का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा अराइज हो चुका है। सो इसे सॉल्व करने के लिए ये टीचर्स के लिए भी हो सकता है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है। सो इन प्रॉब्लम को अराइज जो हो रहे होते हैं ना हेल्थ रिलेटेड, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं और ये दुनिया में बहुत सारा इस पर वर्क हो रहा है। आईसीटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि आपको हेल्थी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है बच्चों को। लाइक वो कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं रेदर देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स के। नेक्स्ट आपके पास आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि हम बच्चों को किस तरह बताएं कि वो हेल्थी मतलब रहें। क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि आईसीटी के या एक्सेस यूज के नेट को, इंटरनेट को एक्सेस जब अब यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम अरोज हो रहा है। तो इसमें हेल्थ इशू काफी ज्यादा था। तो इसमें आपके सामने जो आती है थिंग वो है डिसिप्लिन एर्गोनॉमिक। लाइक हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक देखते हैं। अब बात जब हम एर्गोनॉमिक की कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एर्गोनॉमिक है क्या। एर्गोनॉमिक बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का मिला हुआ एक लफ्ज है। जैसे अर्गोन जिसका मतलब होता है वर्क या लेबर, नोमोस का मतलब होता है नेचुरल लॉ। मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ वर्क। लाइक एर्गोनॉमिक का मतलब होता है लॉ ऑफ वर्क या नेचुरल लॉ ऑफ वर्क प्लेस। अब ये जो टर्म है एर्गोनॉमिक, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? ये पॉलिश स्कॉलर था वॉचिस जार्क्सबर्स्की। इस 1857 के अंदर इसने इंट्रोड्यूस कराया था इस वर्ड को। उसने ये वर्ड जो था अपनी बुक के अंदर यूज किया था। अब ये जो बुक थी ये पॉलिश लैंग्वेज के अंदर थी, इसे ट्रांसलेट फर्दर किया गया था इंग्लिश के अंदर और ये हाफ सेंचुरी के बाद हुआ था और पीपल्स को तब इस लफ्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया था। अगर हम ब्रीफ ओवरव्यू लेना एर्गोनॉमिक का, तो जब हमने बात की एर्गोनॉमिक की कि ये दो वर्ड से मिला, डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन में आपके पास आता है कि ये एक अप्लाइड साइंस है जो कि डिज़ाइन करती है, अरेंज करती है चीज़ों को लोगों के साथ इस तरह कि वो एफिशिएंटली एनवायरनमेंट के साथ मिलकर काम कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक ये आपको एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है जो सूटेबल होती है, हेल्पफुल होती है लोगों के। लाइक वो उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम कर सकें। और ये चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर ये सेटिंग काफ़ी क्लियर होती है। एर्गोनॉमिक गाइडलाइन अगर देखें तो आपको चेयर हाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाइट ऑफ योर चेयर क्या है। लाइक अगर बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग चाहिए तो भी इसे प्रॉब्लम आ जाएगी। सो चेयर हाइट का होना बहुत ज़रूरी है। डेस्क हाइट, अगेन सेकंड रूल जी डेस्क हाइट है। जब चेयर करेक्ट होगी तो ही डेस्क होगा। अब क्वेश्चन अरोज होता है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ डेस्क। तो इसमें हमारे सामने आता है कि देखें डेस्क को इस तरह होना चाहिए कि अंडर आर्म्स और एल्बो जो हो वो स्ट्रेट हो डेस्क के ऊपर, लाइक इतनी हाइट होनी चाहिए। इसमें राइट एंगल क्रिएट होता है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है डेस्क के लिए। सो हम कहेंगे कि बेहतरीन डेस्क हाइट है ये बच्चे के अकॉर्डिंग। लाइक इसे हम देखें तो फिर सेकंड आपके पास आता है मॉनिटर हाइट। अब मॉनिटर की हाइट कितनी होनी चाहिए? आसानी से बच्चा देख सके मॉनिटर को। सो आप मॉनिटर हाइट उतनी ही रखोगे। अब यहाँ पे जी आपको बताया जा रहा है, एक कैटेगरी दी गई थी। लाइक आपके ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। सो आपको इसमें से याद रखना होगा, अमूमन आपके ये सारा लिखा होता है, बीच में एक मिस होता है और आपको वो लिखना होता है। अप्रोक्सीमेटेड एज होती है जी इन्फिनिट की 6 to 12 मंथ। टेबल हाइट कितनी होनी चाहिए? 12 to 13 इंचेस, लाइक 30 to 33 सेंटीमीटर है। सिंपल आप इंचेस कर लो तो भी आपको सही हो जाएगा। 5 to 6 इंच हो गया। टोडलर की अगर हम बात करते हैं तो 1 to 2 ईयर होता है। 13 to 14 होता है और चिल्ड्रन की चेयर हाइट होती है वो 6 to 7 होगी। अगेन हम टोटल को बात करें यानी 2 ईयर ओल्ड बच्चे की अगर हम देखें तो वो 35 सेंटीमीटर होता है, लाइक 14 इन एक अप्रोक्सीमेटली चिल्ड्रन का टेबल हाइट होनी चाहिए। इसी तरह अगर उसकी हम चेयर हाइट की बात करते हैं तो वो 7 इंच होगी।
इसी तरह टोडलर और प्री स्कूलर की देखें तो वो 2 to 3 ईयर ओल्ड होते हैं। इसमें हम अगर देखें तो वो 16 होगा टेबल हाइट और चेयर हाइट आपके पास 18 आएगी, सॉरी 8 आती है। अगर मैं आपको आसान करके बताऊँ ना तो आप एक ट्रिक के साथ कर सकते हो। ये सारे आपको पता है, ये लिखे होंगे, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। इन्फिनिट टोडलर, 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 प्री स्कूलर, यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं। चेयर हाइट की अगर हम शुरू करें तो वो 5 से होगी, 5 से 6 जाएगी, 6 से 7 जाएगी, देन 7 हो जाएगी, क्योंकि रिपीट जहाँ जहाँ होगा ना वो आपके पास एक फर्दर वैल्यू ऐड करता जाएगा। लाइक टोडलर की हम देखें 6 to 7 था, सेकंड टोडलर का हमने 7 बता दिया और यहाँ पे 14 कर दिया। ये आपको एक ट्रिक है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। फिर जी प्री स्कूलर टोडलर की देखिए तो 8 हो गया, 7 के बाद 8 आ गया, यानी कि इसके बाद हम एक एक वैल्यू को लेके जाएंगे ऑनवर्ड 12 तक। शुरुआत में फर्स्ट 2 को हमने 2 वैल्यूज दी, यानी 5 to 6 था, हमने रेंज लेके गए थे। फिर फर्दर हम देखें तो टोडलर से हमने कहा कि 6 to 7 है। ऑन द अदर हैंड टोडलर, टोडलर प्री स्कूलर, टोडलर प्री स्कूलर, प्री स्कूलर, प्री स्कूलर, स्कूल एज और स्कूल एज, ये इस तरह के हैं कि इनमें हम एक एक पॉइंट के एनहांसमेंट करते हुए लेके जाएंगे 12 तक चेयर और 20 तक लेके जाएंगे हम टेबल हाइट को। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको कुछ समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप ऐसे ही रट लें, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये चीज़ इसमें सारी डिस्क्राइब कर दी गई थी। अब यहाँ पे बताया गया था कि जब हम हाइट की बात करते हैं तो फुट रेस्ट उसमें आ जाता है। फुट रेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा जो है अगर उसकी हैंग्स कर रही हैं उसकी लेग्स लॉन्ग टाइम, तो होगा क्या कि जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाएगा और उसका बच्चे का जो फोकस है वो लूज हो जाएगा। सो एक बेहतरीन आपको देना पड़ता है बच्चे को, चेयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, टेबल हाइट करनी पड़ती है, तब जाके बच्चा अच्छे से पढ़ता है। व्यू डिस्टेंस, अब फर्दर हम देखते हैं तो व्यू डिस्टेंस की तरफ आते हैं। ये 2 to 2.5 फीट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस होता है मॉनिटर का। स्क्रीन मैग्नीफायर एंड फिल्टर, अब स्क्रीन मैग्नीफायर फिल्टर जो है वो एनहांस करते हैं विजुअल क्लैरिटी ऑफ द स्क्रीन ऑफ द चाइल्ड। अच्छा बात सुनिए, आप लोगों के पास होता है ना कि अब मुझे एक कमेंट आया था कि पेपर के दौरान आपकी स्क्रीन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ब्लर हो रही होती है। देखिए अब वो जो ब्लर स्क्रीन हो रही है ना, वहाँ पे मौजूद होंगे ना आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टीचर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, उन्हें आप बुलाएं, उन्हें बताएं। और एक तो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। अब जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, लैपटॉप नहीं है, उन्हें नहीं पता क्या करना, उन्हें बुलाएं, उन्हें कहें कि देखिए जी ये मुझे प्रॉब्लम का है। खामोश बैठने से कुछ नहीं होता। उन्हें बुलाएं, उन्हें बताएं कि ये देखिए जी ये मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम का, इसे एडजस्ट करके दें। उनका काम है वो एडजस्ट करेगा। और मैथ टाइप का है कि मैथ टाइप के वो लोग ओपन कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लाइक स्टाफ काफ़ी हेल्प कर होता है। अदरवाइज आप लोग वीडियोस देख लें, उसमें भी हो जाता है। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चन जिनको सॉल्व करना था, माइंड में भी आया तो मैंने आपको बता दिए। अदर इनबिल्ट फीचर्स, अगर हम देखें कि और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि फ़ोन बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग बेहतरीन चल सकते हैं। फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ इनलार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ था ना, अगर हम इसे वापस लेके आते हैं, ये था। अब ये जो था ये मुश्किल है देखना, लाइक एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, लाइक हम एक पेजेस वाइज चल रहे हैं। इसे इन्हांस करने के लिए एक तो आप पेपर के दौरान CTR प्लस प्लस करेंगे ना, ऐड मतलब दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका इन्हांस होना शुरू हो जाएगा कि बहुत बड़ा है, साइज काफ़ी हाई है। तो आप माइनस के साथ करते जाएँ तो वो एडजस्ट हो जाता है। सो परेशान ना होया करें। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि आप लोग बैठ जाएँगे, हाय अब क्या होगा? सो ये हो जाता है सॉल्व। फिर जो व्यू डिस्टेंस बोला करें क्लास में, पेपर में खामोश रहने से कुछ नहीं होता। आपको बोलना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि हाँ जी ये इस तरह चलेगा। व्यूइंग डिस्टेंस आ गया। अब हम देखें तो डिस्टेंस को कितना होना चाहिए, 2 to 2.5 फीट। स्क्रीन मैग्नीफायर फिल्टर्स आ गए। स्क्रीन मैग्नीफायर फिल्टर जो होता है ये एनहांस करता है वीडियो क्लैरिटी को। अगर इन बिल्ड फीचर्स अगर देखें तो आपके पास और क्या क्या फीचर्स आ गए। फुटरेस्ट की हमने बात कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन हम कस्टमाइज फर्नीचर्स की बात करते हैं। कस्टमाइज जो होते हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अडल्ट के अगर फर्नीचर देखें तो वो डिफरेंट होगा। एडजस्टेबल लैपटॉप स्टैंड राइजर हो गया, माउस टच पैड एंड रोलेबल हो गया, रोलर बार हो गई, कीबोर्ड हो गया। टॉपिक 21 है आपके पास आईसीटी एंड कीप हेल्दी के अंदर हम पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं, द किड स्मार्ट मॉडल।
अब जी हम इस मॉडल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं। इसका थीम क्या था? इसका थीम था हेल्दी। आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को 2000 और 2000 के अंदर एंड देन इसमें पार्टनरशिप की थी एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2005 के अंदर। आईबीएम ने इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था 2000 के अंदर। 2005 के अंदर इसके साथ वर्क कोलैबोरेट किया जी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन दैट इज एनसीटीई। अब ये इंडियन काउंसिल फिर फर्दर बताया गया था कि ये इंडियन काउंसिल ने इसके साथ मिलकर वर्क किया, उन्होंने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इनबिल्ट कंप्यूटर सिस्टम को बनाया और ये इनबिल्ट कंप्यूटर सिस्टम जो था इसके साथ डेस्क और चेयर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये आपके पास इस तरह डिज़ाइन किया गया था जिस तरह बच्चे की ज़रूरत होती है। फर्दर इसमें और कुछ भी नहीं था। ओके, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ थी? एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली अप्रिशिएट किस तरह किया जा सकता है। अल्राइट माइल्स जो कि स्वीडन के अंदर एक एक्सपर्ट्स हैं, लाइक स्वीडन एक्सपर्ट हैं, इन्होंने पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग एक रिसर्च शाया की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि स्वीडन जो है ये हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया की। इसका रैंकिंग हैप्पीनेस जो है ये टॉप 10 के अंदर आता है। इसके बिहाफ पे रीजंस क्या थी? उन्होंने बताया था कि जो एजुकेशन बच्चों की है ये बहुत एडवांस है। लाइक ये कंपेयर हम कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो डेवलप कर रही होती है। लाइक इसमें हम अगर देखें तो बच्चा जो होता है यहाँ पे काफ़ी आज़ादी से बैठता है। लाइक उसे हर चीज़ उसके नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। सेंसेशन ऑफ पेन खत्म कर दी जाती है। बच्चा जो होता है यहाँ पे जब आपके पास सेंसेशन ऑफ पेन है तो बच्चा क्या फील करेगा? वो खुद को वीक फ़ील करेगा, पेन की वज़ह से वो इनकरेक्ट पोस्चर्स के अकॉर्डिंग बैठेगा। लाइक उसमें हम देखें तो उसके और मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, बच्चा फ़ोकस नहीं कर पा रहा। सो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका प्रॉब्लम क्या आ रही है। सो पेन और फटीग जो है ये कैसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के हेल्थ को काफ़ी डैमेज करने में। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस देखा जाए तो लाइट आपको मेक श्योर करना होता है कि इनफ लाइट अवेलेबल हो। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइट के ऊपर आप रिले कर रहे हो बेहतर होता है ये। नॉइज़ आपको नॉइज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा शोर ना हो। बच्चा जो हो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब स्क्रीन पे कर रहा है तो वो नॉइज़ कैंसलिंग के लिए हेडफ़ोन्स यूज़ करे। वेंटिलेशन एंड हीट तो आपको क्या करनी पड़ती है कि वेंटिलेशन एंड हीट प्रोसेस पूरा होना चाहिए। क्लासरूम जो है वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होनी चाहिए। इसमें हम आगे देखें तो मुख्तलिफ ऐसी अरेंजमेंट होने चाहिए जिनके अंदर डिजिटल डिवाइस जो है वो अफेक्ट ना हो टेम्परेचर से और क्लास ओवर हीट ना हो। यहाँ पे प्रिवेंट इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट हो गया, आपको प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है। इसमें लीड्स और वायर्स को देखा जाता है, इसे प्रॉपर मेक श्योर किया जाता है कि उसमें हीट और का शॉर्ट सर्किट्स ना हो रहे हों। सनलाइट विंडो फायर जो फिनोमेना होता है ना सनलाइट विंडो फायर वो है क्या? हॉट एरियाज़ के अंदर जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे मेक श्योर किया जाता है कि सनलाइट जो है वो रीच जो कर रही हो ना प्लेस को वो विंडो और ग्लास से होके गुज़र रही हो। अब देखें वो ग्लास जो होते हैं वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं ये क्या करते हैं ये कॉज़ कर देते हैं फायर। सो आपको माइंड में रखना पड़ता है कि बच्चा जो है बच्चे के हेल्थ के अकॉर्डिंग आप जितनी भी विंडोज़ हैं उन्हें ब्लाइंड कर दें लाइक उनमें कवर लगाएँ ताकि वो हीट को डायरेक्टली क्लासरूम के अंदर ना ला सकें, आपके मॉनिटर को टच ना कर सके और हीट ना हो सके। सो इसे हम कहते हैं ये फिनोमेनन जो होता है सनलाइट विंडो फायर होता है। बेसिक कंप्यूटर रूल्स अगर हम देखें तो आपके सामने आता है कि कोई फूड और ड्रिंक क्लासरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक और ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे सैंड और क्ले हो कंप्यूटर के नज़दीक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को बताना चाहिए कि ऐसी कोई डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हो क्लासरूम के अंदर तो आपको सबसे पहले अपने हाथ धो के आने हैं ताकि एक अच्छे से आप डिवाइस को वो सारी प्रॉब्लम वो रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो सकें। डिजिटल डिवाइस के बाद स्टाफ जो होता है वो मेक श्योर करता है कि डिवाइसेस जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन है, रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा होता है ताकि बच्चा हेल्दी रह सके। अगली साइड वर्क के अंदर हम फर्दर देखें तो नैप टाइम बच्चों को एक स्मॉल नैप टाइम देना ज़रूरी होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग है। फिजिकल एक्टिविटीज़ पेरेंट्स शेयरिंग टाइम फॉर स्टूडेंट्स होना चाहिए। ग्रुप बना दें, क्लास ग्रुप होना चाहिए, बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे सर्कल्स के अंदर वो शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन हो गया, खाना हो गया, हर चीज़ हो गई। फिर जी हम मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जब मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम बात करते हैं कि ये जो एरा है ये डिजिटल डिवाइसेस का एरा है तो इसके सामने तो आपके सामने जो सबसे बड़ी बात आती है ये है कि
बच्चा जो होता है वो अनेबल हो जाता है, वो फ़ोकस को लूज़ करता है जब वो एक प्रॉपर एक ज़्यादा टाइम तक एक चीज़ को यूज़ कर रहा होता है। सो ज़रूरी है कि उसे एक ब्रेक देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। अब फॉर टीचर एंड पेरेंट्स अगर हम देखें तो वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं बिफोरहैंड, लाइक वो बात करेंगे साइबर बुलिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे साइबर बुलिंग की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई थी कि आजकल का जो एरा है ना, ये एक ऐसा एरा है जिसके अंदर या तो बच्चा बुली हो रहा है या बुली कर रहा है। 2 रीज़न्स। अगर कर रहे हैं तो भी पेरेंट्स का काम है कि वो देखें कि हुआ क्या है? क्यों बच्चा इतना नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है? और अगर बुली हो रहा है, तो क्या वो रीज़न्स हैं, किस बिहाफ़ पे वो बुली हो रहा है? सो इसके अकॉर्डिंग चला जाता है। एक्सबिट द मॉडर्न डिजिटल एथिक एंड सिटीजनशिप, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। लाइक इसमें हम रोबॉक्स की बात करते हैं, रॉब्लॉक्स की बात कर रहे होते हैं। बच्चा जो होता है वो यूज़ कर रहा होता है और पेरेंट्स का काम होता है वो चेक करता है बच्चा कौन सी ऐप यूज़ कर रहा है और किस तरह उस पर अपना टाइम लगा रहा है, उसे क्या चीज़ सीख रहा है। प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट एंड लास्ट रूल। अब फर्स्ट और लास्ट रूल जो है वो होता है कि आप स्क्रीन टाइम को ट्रैक करते हो, आप मैनेज करते हो। कम्युनिकेशन लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लिटरेसी? लिटरेसी है क्या? हम लोग शुरू में बहुत ज़्यादा से डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। लिटरेसी बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर आप रीड करते हो, राइट करते हो, स्पीक करते हो, लिसन करते हो। लाइक इसमें आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, इमर्जिंग, डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग स्टेजेस। इमर्जिंग स्टेज के अंदर हम देखें तो रिकग्निशन हो रही होती है अल्फाबेट्स और साउंड्स की। डेवलपिंग स्टेज के अंदर अगर हम देखें तो वर्ड्स और सेंटेंस को देखा जा रहा होता है, बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ सेंटेंस क्रिएट हो रही होती हैं। एक्सपेंडिंग स्टेज की अगर हम बात करते हैं, स्टोरी राइटिंग हो गई, लिसनिंग हो गई, मोर एडवांस हो गया, इसमें ऑडियो हो गया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन को कर रहे होते हो, एक्सप्रेस कर रहे होते हो आइडियाज़ को, और ये एक दूसरे को दूसरे लोगों को बता रहे हो विद हेल्प ऑफ स्पीच, राइटिंग, रीडिंग। इस तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है प्रॉपर सिस्टम है जी एक्सप्रेशन का। हर ट्राइबल एरियाज के अंदर हम देखें तो ओल्ड टाइम पे हिस्ट्री में अगर हम देखें ना, जितने भी ट्राइबल एरियाज थे ना, जहाँ पे कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन वहाँ पे एक साउंड हुआ करती थी, वो साउंड जो थी वो सर्टेन मीनिंग रखा करती थी। सो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड तब भी मौजूद थी। कम्युनिकेशन के अगेन हम आ चुके हैं। लाइक इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप शेयर करते हो मीनिंग को, इंफॉर्मेशन को राइज कर रहे होते हो, दे रहे होते हो। सिंपली अगर मैं कहूँ तो इज अ प्रोसेस इन विच वी शेयर मीनिंग। अब बच्चा, जब हम बच्चे की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जी बच्चे की स्टार्ट हो जाती है जब वो फर्स्ट टाइम रोता है। लाइक communication of a child starts with the first cry. When child cry for the first time, that is the first communication, first form of expression. Like इसमें कहा ये गया कि जब बच्चा पहली दफा रोता है तो ये उसका फर्स्ट कम्युनिकेशन है, उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन शो की है। यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हुई, रिसर्च एविडेंस लाया गया था जब बच्चा पैदा होता है वो रिकग्नाइज करता है वॉइसेस को। अब वो किस वॉइस को रिकग्नाइज कर रहा होता है? अपनी माँ की वॉइस को। और ये क्यों हो रहा होता है? जब प्रेगनेंसी स्टेज हो रही होती है, बच्चा जो हो रहा होता है वो अपनी मदर की आवाज़ को सुन रहा होता है, और जब वो पैदा होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है इस तरह साउंड्स को। फिर जी व्हाट इज कम्युनिकेशन इन द अर्ली चाइल्ड ईयर? अर्ली ईयर की अगर हम बात करते हैं तो कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन जो होती है वो मल्टीपल होती है, वेरियस वेज में आ जाती है। ये इन्फ्लुएंस होती है सोशो कल्चर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट जो है वो कम्युनिकेशन को काफ़ी अफेक्ट कर रही होती है। इंडिविजुअल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। फर्दर इसमें इतना कुछ नहीं था। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने शुरुआत में देख लिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बच्चा जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है अपने लाइक हिज और हर कॉन्सेप्ट, मीनिंग ले रहा होता है लैंग्वेज का, वर्ड्स का जी। इसमें हम देखें तो बच्चा जो होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सेकंड एस्पेक्ट जो होता है वो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है इसमें बच्चा जो होता है नेविगेट कर रहा होता है सोसाइटी और इमोशंस के अकॉर्डिंग। लाइक वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा
सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सोशल इमोशनल लर्निंग को देखा जाता है। इसमें रिलेटिव इस कॉन्टेक्स्ट को देखा जा रहा होता है। लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देखें जी लैंग्वेज और लिटरेसीज के इसके कुछ 5 लिखने थे आपने। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करता है, स्ट्रेंथन करता है ब्रेन फंक्शन को। इसमें अगर फर्दर देखें तो इनकरेज करता है इंडिपेंडेंट लर्निंग को, इम्प्रूव करता है अटेंशन स्पैन को, एनहांस करता है कॉग्निटिव एबिलिटी को। बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन ऑफ द फेटल स्टेम सेल। फेटल स्टेम सेल है क्या? जब बच्चा पैदा नहीं होता ना तो भी वो ही और शी जो होता है वो एक्सचेंज कर होता है सेलुलर डेटा को अपनी माँ के साथ, और ये जो होता है ये बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है। इसे हम कहते हैं माइक्रोचिमेरिज्म। इसमें हो क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज हो होते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम जब देखते हैं ना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो ना तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, तो रिस्पॉन्ड कर रही होती है ना, डोनर से रिसीवर की तरफ जब जा रहा है तो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, सेल्स को क्रिएट कर रही है। इसी तरह फेटल स्टेम सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द मदर एंड द बॉय भी। ये सिंपल उसकी बर्थ के टाइम की बात नहीं की जाती, ये डिकेड चलता है। बच्चा पैदा हो गया 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल, ये जो फेटल सेल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर रिमेन रहते हैं। आपकी मदर कह रही होती है ना कि उन्हें आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उन्हें फील हो रहा है, उन्हें पता चल जाता है, जिसे हम इल्हाम कहते हैं। बायो के अंदर वो इल्हाम जो है वो बेसिकली फेटल स्टेम सेल्स के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। ये कंट्रीब्यूट करता है, रिस्पॉन्ड कर रही होती है आपकी बॉडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। प्री बर्थ कम्युनिकेशन। प्री बर्थ कम्युनिकेशन जो एक और आपके सामने यहाँ पे आया कि एक प्री बर्थ कम्युनिकेशन होती है। रिसर्च ने सजेस्ट किया कि जो मदर होती है वो कम्युनिकेट कर रही होती है ना बच्चे के साथ इन प्री बर्थ, ये ओवरकम करता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और इसे हम कहते हैं कि ये बेबी ब्लूज है। कहा ही गया था रिसर्च के अकॉर्डिंग बेबी की पैदाइश से पहले भी आप उससे बातें करते हैं, बच्चा सुन रहा होता है आपकी बातें। फिर डंस्टन बेबी लैंग्वेज आ गई, ये एक और एडवांसमेंट थी जी डंस्टन बेबी लैंग्वेज। इसमें अगर हम देखें तो ये प्रिस्किलिया डंस्टन इन्होंने डिवाइस किया था सिस्टम को जिसके अंदर बच्चा जब रोता है ना, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया था जब बच्चा रोता है उसकी रोनिक साउंड को इंटरप्रिएट किया गया था। इसमें पार्टिकुलर साउंड बताई गई थी कि अगर एक बच्चा रो रहा है पार्टिकुलर साउंड इसमें क्रिएट हो रही है तो उसका मीनिंग क्या है। ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में इतना कुछ नहीं है। अर्ली कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल्स के अंदर देखें तो स्किल्स कौन कौन सी हैं? अल्फाबेट नोइंग, फिनोलॉजी, फिनिक, फोनिक और फिनोमिक, अवेयरनेस, वोकेबलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग, प्रिंट अवेयरनेस, स्टोरी कम्प्रीहेंशन। अल्फाबेट नॉलेज के अंदर बच्चा जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन करता है अल्फाबेट्स की, डिफरेंशिएट करता है एक अल्फाबेट के साउंड को दूसरे से। फिनोलॉजी, फोनिक और फिनोमिक अवेयरनेस, ये ऐसे हैं जब इन्हें तीनों को पुट किया जाता है तो बच्चा जो होता है वो साउंड्स को सेपरेट करता है दूसरे साउंड्स के साथ। अगर हम देखें तो एक वर्ड है कैट। कैट बच्चे के नजदीक क्या होगा, बच्चा उसे 3 अंदाज में उसे आइडेंटिफाई करेगा। वर्ड कैट को का फॉर सी, आ फॉर द ए एंड टा फॉर द टी, लाइक कैट। वोकेबलरी, इसमें डेली लाइफ के वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग, राइटिंग लिटरेसी स्किल है जी, इसमें हम रीडिंग राइटिंग एक साथ लेके चलते हैं। प्रिंट अवेयरनेस, बिफोर योर चाइल्ड कैन रीड, प्रिंट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रिंट जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं उसे वर्ड्स को लेफ्ट से राइट की तरफ किस तरह लेके जाना है तो हम इसे प्रिंट अवेयरनेस के अंदर लेके आते हैं। स्टोरी कम्प्रीहेंशन, इसमें कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, चाहे इसके बेटे को कन्वर्स से कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसमें फ्लुएंसी आ गई, बच्चा कितना फ्लुएंट है, कितना वो आराम से वर्ड्स को बोल सकता है। एसएनसी स्टैंड फॉर सिंगल नेशनल करिकुलम, और ये ईडब्ल्यूसीई के अंदर होता है। ओके, इसमें 6 लर्निंग एरियाज होते हैं एसएनसी के अंदर, हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, हेल्थ और दूसरे एरियाज पाए जाते हैं। ये आपके थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा और इसमें बहुत सारे आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन बन रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ और पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जरा देख लेते हैं ये कितना रहता है। तो हम अब फर्दर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे जी राइम्स के बारे में बताया गया था कि राइम्स जो होते हैं या सिमिलर साउंड्स होते हैं बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं।
रीडिंग बुक बेस्ड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें ना, तो फ्लिप बुक्स हो गई, 2 टाइप्स वर्जन्स होते हैं जी फ्लिप बुक्स के, याद रखिएगा 2 वर्जन्स होते हैं। एक फिजिकल वर्जन होता है जिसके अंदर आप जो इजीली अवेलेबल होता है स्टोर्स के अंदर। यहाँ पे सॉफ्ट बुक्स मेड ऑफ क्लॉथ्स होती हैं, लाइक कपड़े से बनी होती बुक्स बनी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में यूज़ हो रहा है, कुछ रफ होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ फ्लूइड होते हैं। डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, किड जो होता है वो अपनी फिंगर्स से उन्हें फीड कर सकता है। पॉप अप बुक्स होती हैं जी, जहाँ पे फ्लैप ओपन होता है, लाइक इसमें होता क्या है कि जब आप ओपन करते हो ना बुक को, तो कोई भी चीज़ बनी हुई ना वो बाहर आ जाएगी, उसे हम कहते हैं वो पॉप-अप है। लाइक मीनार पाकिस्तान है जी, मीनार पाकिस्तान है, उसमें अगर हम देखें तो वो आपके सामने उभर के आ जाएगा, दरमियान में वो सेव होता है। फिर जी लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अली ए के अंदर अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि मैं वीडियो में हंस क्यों रही थी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी। देखिए मैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं हंसती, कि मेरे पास एक डक है तो वो काफ़ी तंग करती है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो मेरे पास आ जाती है। तो वो बोल रही होती है, मैं पकड़-पकड़ के बिठा रही होती हूँ, उसके वो हरकत में मुझे हँसी आ रही होती है। अब काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। फिर जी आपके पास आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट अली है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। बैबलिंग हो गई, बच्चा शुरू में क्या करता है? बैबलिंग स्टार्ट करता है ना, देन वो फर्दर मूव कर रहा होता है। मिसकंसेप्शंस क्या हैं? गुड बेबी, बैड बेबी। अब आपके नज़दीक गुड बेबी कौन है? वो बेबी जो रोता है, रेस्टलेस होता है नाइट पे, बार-बार जागता है, प्रॉपर सो नहीं रहा होता। ये सारे जो होते हैं गुड बेबी के आपके अकॉर्डिंग, ये यानी एक मिसकंसेप्शन है कि वो गुड बेबी होता है। बैड बेबी की अगर हम बात करते हैं तो जो बर्गली कमिट कर रहा है, शुगर इन कुकीज़ माउथ के अंदर, लाइक हम देखें तो बेबी पुट कर रहा है शुगर कुकीज़ के अंदर, खा रहा है, तो वो बैड बेबी हो गया। फर्दर इसमें पेपर रिलेटेड आपका कुछ भी नहीं था, यानी कि वही चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो हमने इसे स्किप कर दिया। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। देखिए फ्रीक्वेंसी वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं ना, लाइक मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, वही रिपीट हो रही हैं, उसी तरह बताया जा रहा है, थोड़े वर्ड्स के साथ एनहांस किया गया है, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती दोबारा रिपीट करने की। 30 स्पीकिंग गेम्स है जी, ये जो स्लाइड आपको दिखाई गई है, ये गेम लिस्ट। सो इसमें आपके इतना कुछ भी नहीं था। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।